नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है अम्ल क्षार के सामान्य गुण या रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लेते हैं अम्ल और क्षार ले रहे हैं और लिटमस टेस्ट करके देखते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लाल लिटमस पत्र लेके जाते हैं तो वो हो जाता है नीला। लाल लिटमस पत्र कैसा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में? नीला। यानी कि ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसी प्रकार हम एसिटिक एसिड में नीला लिटमस पत्र लेके जाते हैं तो नीला लिटमस पत्र एसिटिक एसिड में लाल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये अम्ल है और अम्ल ने क्या किया? नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया। तो पहला गुणधर्म तो हमारे पास आया कि क्षार क्या होते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो पहला गुणधर्म क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, और अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगले गुण पे चलते हैं और अगले गुण का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले एक प्रयोग करते हैं। हम टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं? जिंक के दाने गिरते हैं। जिंक एक धातु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हम इस पर निकास नली सेट कर देते हैं और निकास नली को हम साबुन के घोल में रख देते हैं। निकास नली को हमने क्या किया? साबुन के घोल में रख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन होने लग गई है। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है और इसमें एक गैस बन रही है। अब देखो और यहाँ बबल्स आ रहे हैं। ये बबल्स किसके हैं? ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। इसको हम ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। पॉप ध्वनि के साथ देखो ये जल रही है हाइड्रोजन गैस। पॉप ध्वनि के साथ ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? जल रही है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ने रिएक्शन करी और इसको हम साबुन के घोल में प्रोवाइड किया हाइड्रोजन गैस को। तो ये क्या बन गया? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन गए और हाइड्रोजन गैस के बबल्स पर जब हम क्या लेके जाते हैं? माचिस तिल्ली जलाते कर लेके जाते हैं तो ये जल जाता है। ठीक है, माचिस की तिल्ली लेके जाते हैं तो ये जल जाता है हाइड्रोजन गैस और पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये देखो, तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि जो क्षार है वो धातु के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था प्रयोग में? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया था हमने। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन और इस जलीय विलयन में जिंक धातु मिलाई थी। तो जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद इसमें से क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है? पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जब हम इस हाइड्रोजन गैस के पास क्या करते हैं? माचिस की तिल्ली जलती हुई लेके जाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस भी पॉप ध्वनि के साथ जलने लगती है और यहाँ पे क्या बन जाता है? Na2Zn O2 सोडियम जिंकेट बन जाता है। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से अभी हमने देखी। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि क्षार है तो क्षार किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? वो कर रहा है धातु के साथ। जब क्षार धातु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एक तो लवण बनाता है और एक क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, आया समझ में? क्षार क्या कर रहा है? धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देता है, जो भी हमने प्रयोग में देखा। तो हमारे पास जो दूसरा गुण आया वो आया
कि क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सार था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन में हमने क्या धातु, कौन सी, जिंक या जस्ता हमने डाला, तो क्या बन गया? सोडियम जिंकेट। सोडियम एकवच रूप में था जिंकेट, और हाइड्रोजन क्या बन गई? गैस के रूप में, या तीर लगा दो या जी लिख दो, गैस अवस्था की। ठीक है, तो ये जो दूसरा गुण था, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस पॉप डाउन के साथ चलती है। अब देखो सभी के सभी क्षार ऐसा नहीं करते है ना, तो सभी क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देते। यानी कि कुछ ही क्षारों के साथ ये अभिक्रिया संभव है कि हाइड्रोजन गैस यहां बनेगी, सभी क्षार हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसे अम्लों के साथ भी होता है। ठीक है, तो उसका भी हम एक चित्र के माध्यम से इसको अम्लों का भी धातु के साथ अभिक्रिया देखते हैं कि हम कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम क्या ले रहे हैं? ये तो लिया हमने स्टैंड, और इसमें हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पे हमने लगा दिया। ठीक है, और ये हमने लगा दी क्या? कॉर्क कप, और इसमें हमने लिया H2SO4। क्या लिया? H2SO4। ठीक है, ये लिया H2SO4, और इसमें क्या मिला दिया हमने? जिंक धातु मिला दी। क्या मिला दी? जिंक धातु मिला दी। यहाँ पर निकास नली होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? निकास नली। ये हो गई निकास नली। ठीक है, और ये निकास नली कहाँ जाती है? साबुन के घोल में। ठीक है, ये कहाँ पे चली गई? साबुन के घोल में चली गई। ये हो गया साबुन का घोल। ठीक है, देखो जब H2SO4 और जिंक, ये तो अम्ल हो गया हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और जिंक धातु हो गई, दोनों रिएक्शन करते हैं, तब भी यहाँ पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और यहाँ पर क्या बबल्स बनते हैं? हाइड्रोजन गैस के बबल्स, यानी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। ठीक है, जब इन हाइड्रोजन गैस के पास हम क्या करते हैं? जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? पॉप ध्वनि के साथ क्या हो जाते हैं? जलने लग जाते हैं। जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाने पर पॉप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है, जैसे क्षारों के साथ हुआ था वैसे अम्लों के साथ हुआ कि अम्ल भी धातु के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। और हाइड्रोजन गैस की क्या विशेषता है? यह स्वयं जलती है। ऑक्सीजन तो क्या होती है? जलाने में सहायक होती है, मगर हाइड्रोजन जो गैस होती है वो क्या होती है? स्वयं जलती है। और जैसे माचिस की तीली लेके जाओगे तो ये पॉप ध्वनि के साथ जलना शुरू कर देगी। ठीक है, ये हमने अभी अम्लों के साथ देखा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जिंक के साथ हमने किया। अगर इसकी रिएक्शन देखें हम, जैसे रिएक्शन देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हमने, और सल्फ्यूरिक अम्ल एक
एक्वस अवस्था था, जलीय अवस्था में था, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ, सॉलिड है जिंक के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, जैसे रिएक्शन करता है तो यहाँ पर देखो, एक तो ZnSO4 बन गया, ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ये एक्वस, ये गैस के। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसी ही अभिक्रिया होती है जैसे क्षार के साथ हुई थी। अम्ल भी क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। ये हमारे पास है जिंक, ये जिंक सल्फेट बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अम्ल किसके साथ रिएक्शन करा, धातु के साथ रिएक्शन करा, तो क्या बन गया, लवण और हाइड्रोजन गैस। कॉमन रिएक्शन इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि अम्ल भी क्या करते हैं, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अम्ल और धातु रिएक्शन कर लेते हैं, तब हमें दैनिक जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि इस अम्लों को हमें धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए, आपको पता लग गया होगा, क्योंकि अम्ल धातु के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और लवण बना लेते हैं। कुछ लवण इतने विषैले होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब तो एक प्रश्न एक और आता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्यों निकली, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्यों निकली। देखो, धातु की ये विशेषता होती है कि अम्लों से क्या निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं। धातु की क्या विशेषता होती है कि धातु क्या करती है, अम्लों में से हाइड्रोजन को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है और खुद जुड़ जाती है। देखो, खुद जुड़ गई यहाँ पर, और जो हाइड्रोजन थे वो प्रतिस्थापित हो गए, इस कारण से यहाँ पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अगले गुण पर चलते हैं। इसके लिए हम फिर से एक और प्रयोग करते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम क्या करते हैं, फिनोप्थैलीन सूचक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, फिनोप्थैलीन सूचक। ठीक, जैसे फिनोप्थैलीन सूचक मिलाते हैं, इसका रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। यानी फिनोप्थैलीन सूचक क्षारों में क्या रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस विलयन में क्या मिलाते हैं, अम्ल मिला रहे हैं, एसिटिक एसिड मिलाते हैं, तो देखो क्या होता है। देखो, जैसे एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो विलयन का रंग क्या हो गया, गायब हो गया, गुलाबी रंग गायब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अम्ल ने क्या करा, क्षार के गुणों को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, जिसके क्या कारण क्या हुआ, क्षार के गुण क्या हो गए, नष्ट हो गए। क्योंकि फिनोप्थैलीन सूचक गायब हो गया, इससे पता लगता है कि क्षारों के क्या हो गए, गुण उदासीन हो गए। अगर हम इसमें पुनः क्या मिलाए, क्षार मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस मिलाते हैं, तो देखो क्या होता है, वापस गुलाबी रंग आ गया। क्षार मिलाते हैं तो वापस गुलाबी रंग आ गया। ठीक है, वापस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे, गुलाबी रंग आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने क्या करा था, पहले क्षार लिया था, क्षार में फिनोप्थैलीन डाला तो गुलाबी रंग आ गया। क्षार में फिनोप्थैलीन क्या रहता है, गुलाबी रंग देता है। जैसे अम्ल मिलाते हैं, अम्ल ने क्या करा, क्षार के गुणों को उदासीन कर दिया। ठीक है, यानी उसमें अम्लता का गुण ज्यादा आ गया और क्षार क्या हो गए, उस समय उदासीन हो गए। अब अम्ल में फिनोप्थैलीन क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि रंगीन रहता है फिनोप्थैलीन सूचक। तो जैसे क्षार मिलाते हैं, क्षार ने अब क्या करा, अम्ल के गुणों को उदासीन कर दिया। लास्ट में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए थे, पुनः गुलाबी रंग आ गया था। इससे क्यों आया, क्योंकि अब क्षार ने क्या करा, अम्लों के गुणों को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। यानी कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, और जल बना लेता है और
लवण बन जाता है। तो इसको हम बोर्ड पे भी समझते हैं कैसे क्या हुआ। तो तीसरा गुण क्या है हमारा कि अम्ल को क्षारों में मिलाने पर या क्षार में मिलाने पर अम्ल को क्षार में मिलाने पर ये क्षार के गुणों को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्षार को अम्ल में मिलाने पर ये अम्लों के गुणों को उदासीन कर देते हैं। यह क्रिया क्या कहलाएगी? वही उदासीनीकरण। ठीक है, अम्ल को क्षार मिलाओ तभी गुण नष्ट होते हैं, क्षार को अम्ल मिलाओ तभी गुण होता है। यानी अम्ल ने क्या करा? क्षार को के गुण नष्ट कर दिए, इधर क्षार ने क्या करा? अम्ल के गुणों को नष्ट कर दिए। तो इसमें अब क्या हुआ? अभिक्रिया में अम्ल और क्षार को मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और बनता है लवण और जल। ठीक है, जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था, अम्ल लिया था एसिटिक अम्ल CH3COOH और क्षार लिया था हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ था? फिनोल्फ्थालीन सूचक सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो क्या रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। ठीक है, जैसे अम्ल मिलाते हैं तो गुलाबी रंग गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अम्ल ने क्या करा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण को उदासीन कर दिया। तब हमारे पास लवण प्राप्त होता है CH3COONA यानी सोडियम एसिटेट और जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? फिर हमने क्या करा था दोबारा कि जब गुलाबी रंग गायब हो गया उसका मतलब हुआ कि अम्लता का गुण ज्यादा आ गया और क्षारीयता का गुण उदासीन हो गया। हम अब अम्लता के गुण उदासीन करने के लिए क्षार मिलाएंगे तो क्या हो जाता है? अम्लों के गुण क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं और पुनः क्या आ जाएंगे? क्षार के गुण आ जाते हैं और गुलाबी रंग पुनः आ जाता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया आ गई हमारे पास उदासीनीकरण, और यह भी ऊष्मा से अभिक्रिया होती है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? जल बनता है। एक पहचान है इसकी। आया समझ में? अम्ल क्षार के अगले गुण पर चलते हैं और इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं और उसी के माध्यम से हमें उस गुण का पता चलेगा। सबसे पहले हमने लिया है टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड यानी अम्ल लिया है और इस अम्ल में हम क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे। तो सोडियम का बाइकार्बोनेट जब इसमें मिलाते हैं तो इसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें चूने के पानी में गुजारना है। ठीक है, और चूने के पानी में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो हमें देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एसिटिक अम्ल में हम क्या करते हैं? मीठा सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं। ठीक है, जैसे ही मिलाते हैं तो इसमें गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में गुजारते हैं। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सफेद था पानी पारदर्शी था वो क्या हो गया? दूधिया हो गया, बिल्कुल दूधिया बन आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वो देखेंगे हम।
देखो दूधियापन आ गया इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस गुजरते ही क्या हो गया, दूधियापन आ गया। ऐसा क्यों आया वो देखते हैं हम। हमने क्या किया था, एसिटिक अम्ल लिया था CH3COOH और टेस्ट ट्यूब में, और इसमें मिलाया था हम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये तो हो गया एसिटिक अम्ल। और इसमें हमने मिलाया था सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें मिलाते हैं तो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में देखो क्या बनता है, सोडियम एसिटेट बनता है सोडियम एसिटेट, और क्या बनता है, एक जल का अणु बनता है और CO2 बनती है। ठीक है, जल का अणु बन गया और CO2। हम इस CO2 का ही उपयोग कर रहे थे कि जैसे एसिटिक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है तो क्या हुआ, CO2 गैस उत्पन्न हुई। उस उत्पन्न CO2 गैस को निकास नली के माध्यम से किसमें गुजारा था हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने गुजारा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी। ठीक है, इसमें गुजारा था किसको, जहां पर वो CO2 गैस बनी थी उसको, CO2 गैस को चूने के पानी में गुजारा था। जैसे गुजारा तो क्या हुआ, दूधियापन आ गया। क्यों आ गया, यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल बाहर निकल गया। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल बाहर निकल गया। ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, इधर क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, और ये थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, एसिटिक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर हमारे पास गैस प्राप्त हुई CO2। जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी क्या हो गया, सफेद हो गया। ठीक है, पहले पारदर्शी था, फिर क्या हो गया, सफेद हो गया। अब क्यों हो गया सफेद, सफेद क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इसके कारण सफेद हो गया। ठीक है, जो यहीं पर ही गुण निकलता है, इसी रिएक्शन में गुण पता लगेगा हमें। देखो चूने का पानी जो होता है वो होता है क्षार प्रकृति का। चूने का पानी क्या होता है, क्षार होता है। कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक, हमने क्या करा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या, क्षार के साथ, क्षार की रिएक्शन कराई, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई, तब हमारे पास क्या बनता है, एक लवण बन गया और क्या बन गया, जल बन गया। क्या ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, देखो लवण और जल बन रहा है, लवण और जल बन रहा है, इसका मतलब ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं। ये अगर क्षार है तो इसका मतलब ये हुआ, ये कौन है, अम्ल होगा। तो CO2 क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है CO2, CO2 अम्लीय प्रकृति का होता है, जो क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बना लेता है। तो क्या गुण निकल के आया कि क्षार क्या करते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल देते हैं। अगर इससे पहले अगर हमने अभिक्रिया देखी थी, उस हमने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया किसके साथ कराई थी, धातु के साथ कराई थी, तब क्या बना था हमारे पास, लवण बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। अभी क्या कराई हमने, अब लिए अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड लिया है, अधात्विक ऑक्साइड लिया है, और ये अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई, क्षार के साथ कराई, तब क्या बन गया हमारे पास, लवण और जल। ठीक है, तो यहां पर अंतर आ गया। धातु के साथ तो क्षार क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार क्या करते हैं, जल देते हैं, और ये एक तरह की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो एक गुण हमारे पास आ गया।
जो चौथा गुण है कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड यानी अम्लीय, क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। और ये वाली अभिक्रिया इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है जो अम्लीय प्रकृति का होगा और ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी सूत्र होता है। ठीक है, और अगर हम CO2 गैस को ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड करते ही जाए तो ये सफेद दूधियापन, ठीक है, ये दूधियापन होता है, दूधियापन जैसा सफेद होगा वो गायब हो जाता है। ज्यादा मात्रा में CO2 अगर प्रोवाइड करते हैं तो वह गायब हो जाता है। तो एक गुण आ गया हमारे पास कि क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर क्या देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या अम्ल भी ऐसा ही दर्शाते हैं? अम्ल भी इसी प्रकार से कुछ अभिक्रिया दर्शाते हैं, वो भी देखते हैं। देखो अम्ल क्या करते हैं, यहाँ पर धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अम्ल हमने जैसे लिया, जैसे HCl ले लिया और धातु ऑक्साइड ले लिया हमने कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड हो गया, यानी कॉपर है यानी कॉपर धातु यहाँ पर और उसका ऑक्साइड लिया तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रंग होता है काला रंग, ठीक, काले रंग का होता है। जैसे ही हम कॉपर ऑक्साइड में अम्ल मिलाते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ पर वही जल निकलता है। ठीक है, और यहाँ बन जाता है कॉपर क्लोराइड। क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड बन गया। ठीक है, इधर बन गया जल, ये भी लवण है। ठीक है, तो देखो अम्ल क्या करते हैं, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना कि अधातु ऑक्साइडों के साथ। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। और लवण और जल क्यों बनते हैं? क्योंकि धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है और जल बाहर निकलता है। कॉपर क्लोराइड का जो रंग होगा वो होगा नीला हरा रंग, ये नीला हरे रंग में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या गुण निकल के आया कि अम्ल होते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति का भी पता लग गया कि कौन सी होगी, क्षारीय होगी। ठीक है, तो अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इन अभिक्रियाओं से हमें ऑक्साइडों की प्रकृति का पता लग गया और यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया पुनः देख लिया। ठीक है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होगी? जब अम्ल और क्षार होंगे तभी अभिक्रिया संभव है। तो देखो इधर भी अम्ल और इधर क्या हो गया, क्षार हो गया। धातु कॉपर ऑक्साइड किसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति का हो गया, यह अम्ल। तो एक और गुण हमारे पास आ गया कि क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर लेता है और लवण और जल बना लेता है। अम्ल अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, लवण और जल बना लेता है। ठीक है, अम्ल क्षार के अगले गुण पर चलते हैं और अगले गुण कौन सा होगा इसके लिए हम फिर से एक और प्रयोग करते हैं। हमने एक पात्र लिया बीकर और बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, धनायन और ऋणायन, कैथोड और एनोड, और इनको नीचे से
एलईडी बल्ब और बैटरी से जोड़ दिया गया। बैटरी से जुड़ने के बाद भी देखो एलईडी बल्ब जल रहा नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रोड जुड़े हुए नहीं, ठीक, परिपथ पूर्ण नहीं है। और परिपथ पूर्ण होने पर ही क्या होता है, बल्ब क्या होता है, जलता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें एसिड भी डालेंगे और बेस भी डालेंगे, अम्ल भी डालते हैं और क्षार भी डालते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल डालते हैं इसमें। देखो एसिटिक अम्ल जैसे डालते हैं एलईडी बल्ब जलने लग गया। एलईडी बल्ब देखो क्या हो गया, जलने लग गया। ठीक है, एलईडी बल्ब जलने लग गया। एसिटिक अम्ल यानी अम्ल डालते ही परिपथ क्या हो गया, पूर्ण हो गया। पूर्ण होते ही बल्ब जलने लग गया। इसका मतलब ये हुआ अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्षार भी डाल के देखते हैं। इसके लिए हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बीकर में डालते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे क्षार डालते हैं एलईडी बल्ब क्या हो गया, जलने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्षार भी क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्षार भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो एलईडी बल्ब जलने लग गया, विद्युत के क्या है, इसका मतलब क्षार भी सुचालक। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अगला गुण क्या आ गया हमारे पास, अम्ल व क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और इसी गुण के कारण अम्ल व क्षारों का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। अतः इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि आयन क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगते हैं। तो ये था अपना अंतिम गुण। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोग। अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म या सामान्य गुणधर्म के बाद अब हम चलते हैं अम्ल क्षार एवं लवणों के उपयोगों पर। और सबसे पहले हम उपयोग की चर्चा करेंगे अम्लों। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम अम्लों के उपयोग। और इसमें भी हमने देखा था कि अम्ल एक कार्बनिक यानी कि प्राकृतिक अम्ल होते हैं और एक खनिज अम्ल होते हैं। तो सबसे पहले हम खनिज अम्लों का उपयोग देखते हैं। खनिज अम्लों का उपयोग, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करें HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग उद्योगों में होता है, ठीक है। इसके अलावा बॉयलर को अंदर से साफ करने में होता है। बॉयलर को अंदर से साफ करने में होता है। इसके अलावा सिंक यानी वॉश बेसिन सिंक व सैनिटरी को साफ करने में करते हैं, ठीक है। अगला जो अम्ल है वो है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग देखो हम देखें, उर्वरक बनाने में होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट एक उर्वरक है जिसका निर्माण किससे हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल से हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सुनार करते हैं, यानी कि सोने और चांदी के गहनों को धोने को या साफ करने में सुनार इसका उपयोग करते हैं। तो सोने व चांदी के गहनों को साफ करने में
ठीक। अब बात आती है अगर हम इन दोनों मिला दे तो क्या हो, इन दोनों को मिला दे तो क्या हो। तो देखो हम लेते हैं HNO3 और क्या ले HCl, ये लिया हमने 1:3 और 3 में, दोनों को लिया 1:3 में, HCl तो 3 में और 1 में नाइट्रिक अम्ल। तो दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो रीजन बनेगा वो कहलाएगा एक्वा रेजिया। क्या कहलाएगा, एक्वा रेजिया कहलाएगा। और ये एक्वा रेजिया इतना शक्तिशाली होता है कि ये सोने जैसी कठोर धातु को भी गला सकता है। तो एक्वा रेजिया क्या करता है, इसको अम्लराज भी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या करता है, सोने जैसी कठोर धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सोने जैसी धातु क्या हो जाती है, आसानी से गल जाती है। अगर आपने सुना होगा कि जब घरों पर कोई बाहर से गहनों को चमकाने वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्वा रेजिया लाते हैं और वो एक्वा रेजिया क्या करते हैं, हमारे द्वारा दिए गए सोने और चांदी के गहनों को उसमें डाल देते हैं। तो सोने और चांदी जैसे इसमें डालते हैं तो एक्वा रेजिया क्या करता है, उनके कणों को, सोने चांदी कणों को गला देता है और नीचे पैंजरे में बैठा देता है। और इससे क्या होगा, गहनों या सोने चांदी के का वजन कम हो जाता है। ठीक है, और वो हमारे नुकसान लगा के चला जाता है। तो अगला लेते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लराज क्या होता है, और अम्लों का राजा, अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्लराज क्या होता है, अभी आया था ना एक्वा रेजिया। तो ये ध्यान में रखना अंतर। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि एक्वा रेजिया को तो बोलते हैं अम्लराज और अम्लों का राजा कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका उपयोग देखो कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है सेल में, वाहनों की बैटरियों में, ठीक है। इसके अलावा देखो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को भी मापता है। कैसे, कोई देश जितनी मात्रा में H2SO4 का उपभोग करेगा प्रगतिशील माना जाता है। तो किसी देश की औद्योगिक प्रगति भी सल्फ्यूरिक उपभोग पर निर्भर करती है। ठीक, ये वही बात सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद हम चलते हैं प्राकृतिक अम्लों की बात या कार्बनिक अम्लों की, और इसमें हम ले रहे हैं एसिटिक अम्ल। क्या ले रहे हैं, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। अभी हमने बार में एसिटिक अम्ल को यूज किया था, ये एसिटिक अम्ल, और इसका उपयोग हम करते हैं आचार को संरक्षित करने में, यानी लंबे समय तक आचार खराब ना हो उसको एसिटिक अम्ल में ही रखते हैं। दूसरी चीज, इसका उपयोग हम लकड़ी के फर्नीचरों को साफ करने में भी करते हैं। ठीक है, और ये एक सिरके का महत्वपूर्ण घटक भी है। तो सिरके में उपस्थित होता है और आचार को संरक्षित करने में, इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर को
साफ करने में। ठीक है, ये तो ही सिरके की बात। और इसी के साथ हम लोग का उपयोग भी खत्म हो गया। अब देखते हैं क्षारों का उपयोग। तो सेकंड है क्षारों का उपयोग, और इसमें हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी हम बार बार उपयोग कर रहे थे। ठीक है, प्रयोगशाला के रूप में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड था जलीय विलयन। इसके अलावा हम देखें तो क्रिस्टल रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार का होता है। इसका उपयोग अलग अलग जगह पर उपयोग होता है। साबुन बनाने में होता है, अपमार्जक के रूप में होता है, वस्त्र उद्योगों में हो गया, उद्योग और कागज उद्योग में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जित बनाने में, होता है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग में, इसके अलावा कागज उद्योग में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अगला हम जो क्षार लेते हैं वो ले रहे हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी हम अभी प्रयोगशाला में कई प्रकार से कर रहे थे। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, चूने का पानी जिसे बोलते हैं हम, और इसे क्या कहते हैं, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसकी उपयोग होगा मिट्टी की अम्लता को दूर करने। अगर किसी मिट्टी में अम्लता ज्यादा है तो उसको उदासीन करना है तो हम क्षार मिला देते हैं, जिससे अम्लता क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है और मिट्टी की क्वालिटी सही हो जाती है। तो इसका एक उपयोग हो गया मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, जिस मिट्टी में ज्यादा अम्लता होगी तो फसल कम पैदा होगी, तो हम क्षार मिला सकते हैं किसके रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। मिट्टी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव कर देते हैं। इसका उपयोग और भी करते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसका उपयोग होता है चूने में, चूने का भी घटक होता है, कीटनाशक का भी घटक होता है। हम जब सफेदी करते हैं दीवारों पर, तो दीवारों पर हम क्या करते हैं, कली करते हैं। कली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। और अभी हमने देखा कि कीटनाशक का घटक है, तो अगर हम दीवारों पर इसका लेपन करते हैं तो वातावरणीय कीटनाश ये कर देता है। ठीक है, तो सफेदी इसलिए ज्यादा उपयोगी होती है। इसके बाद हम देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूध जैसा सफेद होता है। तो देखो ये हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और अगर हम देखें किस प्रकार का होता है, हम इसको टेस्ट ट्यूब में लेके देखते हैं। तो देखो ये किस प्रकार का आ गया, दूध जैसा हो गया। ठीक है, दूध जैसा ही है। तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात आती है क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जब पेट में अम्लता, एसिडिटी हो जाती है, अम्लता उत्पन्न हो जाती है पेट के अंदर, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, दुर्बल क्षार है। तो हम इसको ग्रहण कर सकते हैं और पेट की अम्लता को उदासीन कर सकते हैं।
ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर काम में आ रही है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोग का होता है पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है। यानी कि ये एंट एसिड का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? एंट एसिड का कार्य करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये तो ही बात क्षारों के उपयोगों की। इसके बाद हम चलते हैं लवणों के उपयोग। थर्ड है लवणों का उपयोग। और सबसे पहले हम जो लवण ले रहे हैं वो है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का घटक होता है, यानी कि सफेद रंग का होगा ये भी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो संगमरमर का घटक है या संगमरमर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके अलावा इसका उपयोग होता है धातुकर्म में, यानी लोहे के निष्कर्षण में करते हैं। लोहे के अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियां रहती है, तो शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लोहे के निष्कर्षण के समय वात्य भट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। क्या डालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं वात्य भट्टी में लोहे के निष्कर्षण के समय। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? वात्य भट्टी में गर्म होता है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 बाहर निकालता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, गालक का कार्य करता है। गालक का कार्य मतलब है ये अशुद्धियों को गलाने का कार्य करता है। इससे क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड से अशुद्धियां गल जाती है और बाहर धातु मल के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड गालक का कार्य करेगा और लोहा शुद्ध हो जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ हुआ? धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में, ठीक है। इसके अलावा हम देखिए इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में। सीमेंट निर्माण के समय भी कैल्शियम कार्बोनेट ही मिलाते हैं, ठीक। अगला हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है फोटोग्राफी में, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने देखा था HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के रूप में। ऐसे ही यहां पर भी अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे सिल्वर नाइट्रेट से। HNO3 से भी हो सकता है और सिल्वर नाइट्रेट से भी हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक का निर्माण, ठीक है, उर्वरक है, ठीक। इसके अलावा देखिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में। और विस्फोटक के रूप में क्या बना सकते हैं? नाइट्रोटोलुइन, क्या बनाते हैं? नाइट्रोटोलुइन बनाते हैं। किससे? सिल्वर नाइट्रेट से बना। इसके अलावा हम फिटकरी का देखते हैं उपयोग। और फिटकरी का अगर सूत्र देखें K2SO4 Al2SO4 3.H2O, ठीक है। इसका उपयोग होता है जल शोधन में। किसमें हो गया? जल शोधन। जल के शुद्धिकरण में हम करते हैं, यानी पानी के अंदर हम फिटकरी कर दे तो उस जल शुद्ध हो सकता है। तो जल के शोधन में फिटकरी का उपयोग करते हैं।